सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। तो कल हमने क्या पढ़ा था? इसमें जो लास्ट वीडियो था वहां आप पढ़ चुके हो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो यहां तक हमने डिटेल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल है और किस तरह हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब क्या हमारी हेल्प करते हैं और कैसे हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज आप ये जो सेशन है बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ भी देखोगे, तो माइट भी ये थोड़ा सा क्रिएटिव भी होगा आपके लिए और इंटरेस्टिंग भी होगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और पूरा अपना कॉन्सेप्ट इससे क्लियर भी करना है। तो आज हम देखिए, हमारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये भी हमारा हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करेंगे फूड प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो आज जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। यहाँ पर आज हम देखेंगे क्या किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फ्रेंडशिप तो पहले करते हैं ना, एनिमी तो हम बाद में बनाते हैं। तो पहले फ्रेंड्स बनाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड कैसे हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो पहले हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जो हम डेली लाइफ में अपने घरों में चीजें यूज करते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसका क्या रोल रहता है, वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। कर्ड तो सभी खाते हैं और सबको पता है कि कर्ड कैसे बनता है। कर्ड मिल्क से बनता है ना। तो मिल्क में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया, ये मैंने अंडरलाइन करा है, बैक्टीरियम कहते हैं बच्चों। जो सिंगुलर फॉर्म होती है बैक्टीरिया की उसको बैक्टीरियम कहेंगे। तो बैक्टीरियम जो है वो होता है लैक्टोबैसिलस। इसको आपको कैसे याद रखना है, मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था, कल के लेक्चर में भी बताया था, और वो आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर आपको डिफरेंट, मैंने बैक्टीरिया, फंगाई, उन सब के बारे में, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसका जो पार्ट 1 है। तो लैक्टो मतलब मिल्क एंड बैसिलस जो है वो बैक्टीरिया होता है। तो जो मिल्क में बैक्टीरिया होता है उसको कहते हैं हम लैक्टोबैसिलस, और ये किस लिए काम आता है? ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए जब कर्ड को आपने देखा होगा कि इडली में या भटूरे बनाने में, उसमें अगर हम कर्ड को यूज करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है कि वो उसके बैटर को सॉफ्ट बना देता है। तो इडली और भटूरे जो है वो सॉफ्ट बनते हैं। इसके बाद डो। डो क्या होता है? जो आपके घर में मदर जो है आपकी, वो आटे को पानी के संग मिक्स करती होंगी और उससे डो बनाती होंगी। डो फॉर मेकिंग फूड, भटूरे का डो है या जो बेकरी आइटम्स हैं उनका जो डो है वो बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। इसमें यीस्ट यूज करी जाती है, ठीक है। इसको मैं अभी आपको एक्टिविटी के थ्रू शो करूंगी। फिर नेक्स्ट आता है चीज। चीज तो सब बच्चों का बहुत फेवरेट होता है ना। तो चीज कैसे बनता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क से। कर्डलिंग ऑफ मिल्क में जो हम बैक्टीरिया यूज करते हैं, जो बैक्टीरिया अपना मेन रोल प्ले करता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरियम। लैक्टिस क्यों है? क्योंकि वो मिल्क है। तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरियम जो है ये मिल्क को चीज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे डो। डो किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से यीस्ट जो है वो डो की फॉर्मेशन करती है। उस डो से हम भटूरा बनाते हैं या आप ढोकला खाते हो वो भी उसी से बनता है। जहां पर भी आपको फ्लफी ब्रेड हो गई, केक हो गए, डोनट्स हो गए, इडली हो गई, वहां पर आप यीस्ट का यूज कर सकते हैं,
ठीक है, उसमें आप उसको फ्लफीनेस करने के लिए। तो अब हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे हम फ्लफी डो बना सकते हैं बेकरी आइटम्स के लिए, ब्रेड के लिए, पिज्जा बेस के लिए, बर्गर जो बनाए जाते हैं उनके लिए, या भटूरे आप खाते हो, ढोकला आप खाते हो, जहां पे भी आपको फ्लफीनेस दिखती है, सॉफ्टनेस दिखती है, उसका डो किस तरह से बनाया जाता है। ये देखिए मेरे पास ये मैंने फ्लोर ले लिया है, ये ग्राम फ्लोर है, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये ग्राम फ्लोर ले लिया है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा सा, ये देखिए ये यीस्ट है, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए यीस्ट मैंने ली है। अब ये थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट हाफ स्पून जो है मैं इसमें यीस्ट का मिक्स करूंगी। ये देखिए ये मैंने इसमें यीस्ट जो है ये मिक्स कर दी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा सा इसमें 2 स्पून जो है मैं इसमें शुगर सॉल्यूशन मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करके, थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करके, इसको फिर मैं इसमें थोड़ा सा वार्म वाटर डालूंगी, थोड़ा सा गर्म पानी मैं इसमें डालूंगी और इसका एक मैं सॉफ्ट डो प्रिपेयर करूंगी। ये डो प्रिपेयर हो रहा है इसका, और इससे जो है इसको फिर इस डो को प्रिपेयर करके हम 2 से 3 आवर्स के लिए जो है एक साइड में रख देते हैं। मैंने यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा है, 2 घंटे पहले मैंने प्रिपेयर कर लिया था इसको। इस तरह से हम इसका डो बना लेंगे। ठीक है, ये वो वाला डो है जो हमने अभी नीट करा है, और ये वो डो है जो हमने 2 घंटे पहले नीट करा था। आप डिफरेंस देख सकते हो कितना फ्लफी हो गया ये किस तरह से फूल गया है डो, ये फ्लफीनेस इसमें आ गई है। ये देखिए कितने इसमें नेट आ गई है, अंदर जाली आ रही है, इसमें कितना फ्लफीनेस आ गई है इसमें। तो ये जो है इस तरह से डो तैयार करा जाता है, और ये हमने किसकी हेल्प से करा है, यीस्ट की हेल्प से। क्या मिलाया था हमने, यीस्ट मिलाया था। ठीक है, तो ये एक्टिविटी डो फॉर मेकिंग फूड, ये आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या यीस्ट का रोल होता है। शुगर हमने इससे मिलाया क्योंकि शुगर की प्रेजेंस में ही यीस्ट जो है वो एक्ट करती है, और इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए हमने इसमें वार्म वाटर डाला था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसको देखेंगे। तो इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से डो बनाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज कैसे करा जाता है। फर्स्ट है फॉर फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर का फर्मेंटेशन करके, शुगर का फर्मेंटेशन का मतलब है जो चीनी है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। और अल्कोहल किसमें यूज होता है, बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, उनको बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग जो है वो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर करते हैं। और ये भी किसकी हेल्प से होता है, यीस्ट की हेल्प से। और आपको पता है यीस्ट जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सबसे पहले जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो लुईस पास्चर ने हमको बताया था कि किस तरह से अगर हम शुगर में यीस्ट मिक्स करेंगे तो उससे अल्कोहल बन जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। आई होप कि आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लियर होगा, आप क्लास 7th में पढ़ के आए हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हेन रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल बनता है। तो ये फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। और वो भी कैसे, जब यीस्ट जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो मैं फिर से उसी एक्टिविटी में जाती हूँ कि उसमें फ्लफीनेस क्यों आती है। जो आपने डो बनाया था उसमें फ्लफीनेस क्यों आई थी,
क्योंकि जब यीस्ट ने एनारोबिक रेस्पिरेशन करा था तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उस डो के थ्रू बाहर आने की कोशिश करती है, और जब वो बाहर आती, गैस को तो कोई भी नहीं रोक सकता, तो गैस जब वो बाहर आती है तो वो पोर्स बना देती है, जिस पाथ से वो निकलती है उस पाथ में, उस स्पेस में वो होल्स बन जाते हैं, इसीलिए जो आपका डो होता है वो पोरस हो जाता है, या जो भी उसको आफ्टर कुकिंग जो प्रोडक्ट बनता है वो पोरस हो जाता है, और पोरस होता है इसलिए सॉफ्ट होता है, तो वो बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट जो है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ग्लूकोज हमने लिया है, शुगर ही होता है ग्लूकोज। इसमें जब हम यीस्ट मिक्स करेंगे तो उससे अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो जो फ्लफीनेस थी वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से थी। और फर्मेंटेशन का प्रोसेस ही मेनली यूज करा जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस कौन से हो गए? जो भी वाइन होती हैं, बियर होती हैं, इस तरह के जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं वो फर्मेंटेशन से ही बनाए जाते हैं। तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू देख लेते हैं। ये मेरे पास एक ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसको मैंने 2/3 जो है वो शुगर सॉल्यूशन से फिल कर लिया है। शुगर सॉल्यूशन अभी हमने बनाया था, मैंने आपको शो करा था किस तरह से चीनी को पानी में डाल करके हमने शुगर सॉल्यूशन बना लिया था। तो इसको हमने 2/3 फिल कर लिया है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास यीस्ट है जो आपने अभी देखा था, इस यीस्ट का मैं 1/4 स्पून जो है इसमें मिक्स करूंगी। ये देखिए, ये मैंने यीस्ट ले लिया है और अब ये मैं इसमें डालूंगी। इस शुगर सॉल्यूशन में मैंने ये यीस्ट डाल दी है। क्लियरली आप देख पा रहे हैं। थोड़ी देर में ये इसमें मिक्सअप होना शुरू हो जाएगी। इसको हम चाहे तो थोड़ा सा शेक भी कर सकते हैं जिससे प्रॉपर रिएक्शन इसकी स्टार्ट हो जाए। अब अगर हम इसको, ये देखिए ये कुछ इस तरह से मिक्स हो जाती है शुगर सॉल्यूशन में। अब अगर हम इसको रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो इसमें अगर मैं अभी स्मेल करूंगी तो इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई स्मेल नहीं इसमें आएगी। तो इसको मैं रख देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने 2 से 3 घंटे हो गए, आई थिंक अराउंड 3 आवर्स हो गए हैं, और अब आप देखो ये किस तरह का मिक्सचर बन गया है, बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्सचर आ रहा है। और अब मैं इसको स्मेल करके देखती हूँ, इसमें अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तो इसकी स्मेल से आप देख सकते हो कि इसमें अल्कोहल का प्रोडक्शन हो गया है। आपके घर में यीस्ट अगर हो तो आप घर पे भी ये टेस्ट कर सकते हैं, और इस तरह से अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको ये रिएक्शन और फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये हो गया फर्मेंटेशन। सेकंड कमर्शियल यूज क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। विनेगर तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। विनेगर आप कहाँ यूज करते हो? जो भी चाउमीन या चाइनीज फूड जो भी आप खाते हो उसमें आप विनेगर यूज करते हैं। तो विनेगर जो है वो एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया से बनता है। एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया होता है जो शुगर के संग कंबाइन करेगा ये बैक्टीरिया और विनेगर बनाता है एंड वाटर बनाता है। तो विनेगर भी का भी बहुत कमर्शियल यूज है। तो विनेगर का प्रोडक्शन इसी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू करा जाता है। तो ये आपको यहां तक क्लियर हो गया है। तो आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज से जो है ये डो बनाना सीखा कि कैसे यीस्ट एक्ट करता है और कैसे फर्मेंटेशन होता है। नाउ कम टू मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता है, आपने यही सुना होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी, इन सबसे बीमारियां होती हैं, लेकिन आप आज ये देखोगे कि ये आपकी बीमारियों को भी ठीक करते हैं। तो पहला हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जब भी आप बीमार पड़ते हो, वैसे तो आपको हमेशा फिट रहना चाहिए, आई विश, लेकिन कभी भी कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो देखते हो वो इतनी बड़ी बड़ी कड़वी कड़वी सी मेडिसिन आपको देते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू स्टॉप और किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
जो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं वो क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर देते हैं या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कितना इंटरेस्टिंग हो गया कि जिनको हमें मारना है उन्हीं से हम इनको बनाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं ये एंटीबायोटिक्स जो हमको मेडिसिन की फॉर्म में दिए जाते हैं, और ये उन्हीं का प्रोडक्ट होते हैं। और मेनली जो है बैक्टीरिया एंड फंगाई यूज करे जाते हैं टू प्रिपेयर द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये बहुत कॉमन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये मलेरिया में यूज होता है, फीवर में यूज होता है। तो ये जो है बहुत कॉमनली यूज होते हैं एंटीबायोटिक्स। जब भी कभी हम बीमार पड़ते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स हमको दिए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है वैक्सीन। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, आजकल आप देख रहे हो कि कितना वायरस का हमारे ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो इम्यूनिटी मतलब अपनी सेल्फ डिफेंस, जो बॉडी की सेल्फ डिफेंस की जो पावर होती है उसको कहते हैं इम्यूनिटी। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। जो वैक्सीन होती है वो हमको किसी एक पर्टिकुलर डिजीज से बचाती है। इसका मतलब क्या हुआ, हर डिजीज के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन होती है। सपोज कॉलेरा के लिए अलग होगी, डिप्थीरिया के लिए अलग होगी, पोलियो के लिए अलग होगी। तो हर डिजीज के लिए एक स्पेसिफिक वैक्सीन बनाई जाती है। और बनती कैसे है वैक्सीन? अ वैक्सीन कंसिस्ट्स ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स which when introduced in a healthy body produce suitable antibodies to fight and kill themselves। वैक्सीन किससे बनाई जाती है? जो वीक या डेड माइक्रोब्स होते हैं उनसे ये मेडिसिन, उनसे ये वैक्सीन बनाई जाती है और ये हमारी बॉडी में इंसर्ट कर दी जाती है। जो जब भी हमको कभी लाइफ में ये बीमारियां इफेक्ट करती हैं तो ये जो वैक्सीन हमारी बॉडी में ऑलरेडी इंसर्ट करी हुई है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर देती है, और वो एंटीबॉडीज जो है उस डिजीज से फाइट करती हैं और हमको बीमारी से बचाती हैं। तो मेन अगर हम देखें इसमें वैक्सीन कौन सी है, डीपीटी, डिप्थीरिया, टेटेनस और पर्ट्यूसिस। ये जो है डीपीटी की फुल फॉर्म है। हेपेटाइटिस बी, इंडिया में हेपेटाइटिस बी ज्यादा होता है तो हम यहाँ पर आपको हेपेटाइटिस बी बता रहे हैं, वैसे हेपेटाइटिस ए भी होती है वैक्सीन। पोलियो, आप सबने पोलियो ड्रॉप्स पी रखे होंगे, बीसीजी। तो ये सारी जो वैक्सीन है ये हमको स्पेसिफिक डिजीज से बचाती हैं। तो अब इनमें डिफरेंस क्या हो गया, जब दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं। इनमें डिफरेंस बच्चों ये है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं जब हम बीमार पड़ते हैं ये तब हमको दी जाती हैं, और जो वैक्सीन हैं वैक्सीन हमको जब बच्चे का बर्थ होता है तब से लेकर के एक पर्टिकुलर एज होती है 12 ईयर 14 ईयर, तो वहां तक उनका एक पूरा साइकिल बना होता है कि इतने ईयर में हमको ये वाली वैक्सीन देनी है बच्चे को, 5 ईयर तक ये देनी है, 10 ईयर तक ये देनी है, या उसकी सेकंड जो डोज है वो रिपीट करनी है। तो इस तरह से ये वैक्सीन जो है बीमारी होने से पहले दी जाती है जिससे बीमारी ना लगे। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कितना इंटरेस्टिंग है कि माइक्रोब्स हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। आगे से आप ये नहीं कहोगे कि हमारे लिए बैक्टीरिया खराब होते हैं, यीस्ट खराब होती है, फंगस खराब होती है। तो कहीं ना कहीं पर ये हमारे लिए यूजफुल भी है, बट हाँ हमारे लिए हार्मफुल भी है। हार्मफुल इफेक्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम आज इसके जितना भी हमारे लिए यूजफुल है उसको हम समझेंगे। तो 2 यूज हम और देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कि किस तरह से हमारे लिए यूजफुल होते हैं, या मैंने यहीं पर नोट कर दिया। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सॉइल की फर्टिलिटी है, ये आपने क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ये जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो पल्सेस वाले होते हैं, या मटर, ग्राम, ये सब जो होते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। इनके रूट में, ये आगे एक्टिविटी में मैं आपको दिखाऊंगी जब हम पढ़ेंगे, तो इसके रूट में नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, वहां पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। और ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं उनको ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब एटमॉस्फेयर में तो
इतनी नाइट्रोजन है, 70% नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एज इट इज उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो वो उनको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना होता है। तो वो काम कौन करता है? या तो राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं, या जो लाइटनिंग होती है रेन के टाइम पर वो करती है उसको। तो यहाँ पर क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम राइजोबियम बैक्टीरिया पर फोकस करेंगे। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, और उसको प्लांट्स जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, और उससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो कितना यूजफुल हो गई हमारे लिए। तो उस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं ये हमारे सॉइल जो होती है, और जो क्रॉप होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अगर ये माइक्रोब्स नहीं होंगे तो आपको पता है कि जंगल में आप थोड़ा सा कहीं पर आइसोलेटेड से एरिया में आप चले जाइए जहाँ पे प्लांट्स बहुत होंगे और लोग कम होंगे, ह्यूमन बींग्स कम होंगे, तो वहां पर एनिमल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। आप ऐसे एरिया से कभी आप निकलते हैं तो आप देखते हो बहुत फाउल स्मेल होती है। इसका मतलब वहां पर कोई एनिमल जो है वो डेड हो गया है। या जंगल में आप जाओ तो इस तरह की स्मेल रहेगी। तो वहां पर प्लांट्स भी जो है वो डेड होते रहते हैं और वहीं पे गिरते रहते हैं। एनिमल्स भी डेड हो गए तो वहीं गिर जाएंगे, कोई उनका क्रीमेशन करने तो नहीं आता है। तो अब वो अगर इसी तरह से गिरे पड़े रहेंगे तो एक टाइम क्या आएगा कि इतने सारी डेड बॉडीज जो है वो हमको अर्थ पर दिखाई देंगी, और इतनी स्मेल होगी, इतनी बीमारियां फैलेंगी उससे कि सर्वाइवल जो है लाइफ का वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हमारी कौन हेल्प करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स क्या करते हैं? उन जो डेड एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट बॉडीज होती है उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, खा खा करके बिल्कुल उसको पाउडर फॉर्म में कर देंगे और उसको सॉइल में मिक्स कर देंगे। इसलिए हम इन माइक्रोब्स को डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। तो देखा आपने कि कितना यूजफुल है माइक्रोब्स हमारे लिए। आगे से आप माइक्रोब्स को कभी भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट से नहीं देखोगे। हर चीज के नेगेटिव भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है उसमें, और पॉजिटिविटी भी होती है। तो आज हमने जो पॉजिटिव व्यू है माइक्रोब्स का वो हमने स्टडी करा है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को जरूर आप अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए जिससे उनको भी हेल्प मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।